हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी सीरीज की जो शुरुआत है वो पहली वीडियो से हो चुकी थी, मतलब प्रीवियस वीडियो से हो चुकी है। ठीक है, उसमें हमने समझा था कि लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन क्या होता है और इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में समझेंगे कि वेजेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है और उसे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 की आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। आई बात समझ में? अब चलते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम क्या है, वेज डिटर्मिनेशन। तो ये वीडियो चाहे बीए प्रोग्राम के बच्चे देख रहे हैं चाहे बीए ऑनर्स के बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए वीडियो है। ठीक है, पर जिनके पास सब्जेक्ट है ये इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वेज डिटर्मिनेशन, अब वेज का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि हम ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, तो जो एम्प्लॉई है उनको जो सैलरी मिलती है या फिर जो दिहाड़ी वेजेस मिलती है वो किस चीज के अकॉर्डिंग मिलती है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि हम सब जानते हैं चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉई हो, दोनों बार्गेनिंग करते हैं। एम्प्लॉयर किस लिए? ताकि वो सैलरी को जितना ज्यादा हो उसे कट कर सके, और एम्प्लॉय किस लिए? कि भाई मुझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे काम के अकॉर्डिंग तो पैसा मिलना चाहिए ना उस चीज के लिए। तो बार्गेनिंग दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट मींस वेजेस आर सेट बाय बार्गेनिंग बिटवीन अ फर्म, एक फर्म के बीच में, एंड अ यूनियन ऑफ वर्कर्स। हम सब जानते हैं वर्कर्स की यूनियन बने होते हैं, तो जो उनका हेड होता है वो डील करता है किनसे? फर्म से, कि भाई उन्हें सैलरी कितनी रखनी चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार जो कंपनीज हैं वो इंडिविजुअल जब एम्प्लॉय रखती है तो उससे भी बार्गेनिंग करती है। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एट अदर टाइम्स वेजेस आर सोलली सेट बाय द एम्प्लॉयर और बाय बार्गेन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। क्योंकि होता है ना, कंपनी बड़ी नहीं होती, कंपनी वो छोटी होती है, तो वो डायरेक्टली भी एम्प्लॉय से क्या करते हैं, डील कर लेते हैं उनके वेजेस के लिए। आई बात समझ में? तो बार्गेनिंग दोनों ही करते हैं। अब बार्गेनिंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं हम पहले एक फैक्टर को। सबसे पहले काम भी है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड, और दूसरा होता है अनस्किल्ड। मतलब क्या? एक ऐसा काम जिसमें स्किल लगे और एक ऐसा काम जिसमें क्या हो, स्किल ना लगे। तो हमने काम को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब बात बोलोगे हर एक काम में स्किल तो चाहिए ही, ऐसा कौन सा काम है जिसमें स्किल नहीं चाहिए? भाई देखो, कुछ स्किल जैसे होते हैं तो बहुत कम टाइम लगा के सीख लेते हैं, मतलब जो इजीली कोई भी सीख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार ड्राइविंग, आई बात समझ में, मजदूरी करना, या फिर जो बोझ वगैरह उठाते हैं, ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लेबर वगैरह, तो ऐसा काम कोई भी करता है। एक बहुत ही अनस्किल्ड वर्क माना जाता है इसे। अनस्किल्ड यानी कि ज्यादा हाई लेवल की स्किल नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए हाई लेवल की स्किल नहीं चाहिए, तो उस काम की डिमांड जो है, ठीक है, एक तो वो ज्यादा नहीं होती, और जो ज्यादातर जो वर्कर्स का ग्रुप होता है फिर एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है वो उसी काम में इन्वॉल्व होता है, अनस्किल्ड वर्क में। ठीक है, तो अनस्किल्ड वर्क में क्या है कि ऐसे केस में जो सैलरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर तू नहीं तो भाई किसी और से करवा दूंगा। ठीक है, मतलब क्या, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उसके लिए वो अनस्किल्ड वर्क है। अब जब अनस्किल्ड वर्क है तो वो किसी भी नए वर्कर को हायर करेगा, उसको दो से 4 दिन में काम सिखा देगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा, वो काम करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जितने भी काम अनस्किल्ड लोग करते हैं या फिर जो काम अनस्किल्ड होते हैं उसके लिए वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन जिस काम में हाई लेवल की स्किल चाहिए, ठीक है, या फिर जहां पे रिप्लेसमेंट इजीली अवेलेबल ना हो एम्प्लॉयर के लिए, तो ऐसे कामों में सैलरी क्या मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। इसलिए हम सब जानते हैं, एज अ स्टूडेंट की अगर बात करूं, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, हम सब जानते हैं कि अगर हमें एक हाई लेवल की इनकम चाहिए या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी एक हाई लेवल की हो, तो हमें स्किल्स भी हाई लेवल की एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, जितनी हाई लेवल की स्किल मैं एक्वायर करूंगा उतना फालतू पैसा मैं मार्केट से ले पाऊंगा अपनी तरफ, क्योंकि ना तो मेरा इजीली रिप्लेसमेंट अवेलेबल होगा, ठीक है, ना तो कोई मुझे रिप्लेस कर पाएगा, और अकॉर्डिंग टू मी मैं अपनी पेमेंट खुद डिसाइड करूंगा। आई बात समझ में? तो ये बेनिफिट का मिलेगा, हम क्या कर रहे हो, एक स्किल्ड काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स।
अब हम समझते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स को, कि वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर कैसे होती है। बार्गेनिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड। बता चुका हूं मैं कि बार्गेनिंग डिपेंड किस पे करती है, स्किल कितनी रिक्वायर्ड आपको, मतलब कितनी स्किल्स आपको आती है, फिर कितने स्किल्स काम को रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर जॉब टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। हायर अमाउंट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड, अगर किसी भी काम में अगर हायर स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है, द ग्रेटर विल बी द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर। तो वर्कर के पास क्या होती है, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, यानी कि जब किसी ने किसी काम को करने के लिए हाई स्किल एक्वायर कर रखी है, ठीक है, जैसी स्किल्स बहुत कम लोगों को आती है, तो एक इंप्लॉयर को ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, या फिर अपनी पेमेंट खुद डिसाइड करेगा, ठीक है, ज्यादा पेमेंट लेने के लिए बिल्कुल एग्री कर सकता है, या फिर बार्गेन कर सकता है अपने आप को कि भाई मुझे इतनी पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्किल सीखी हुई है वो बहुत कम लोगों को आती है, और मैंने बहुत मुश्किल से फिर बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल सीखी हुई है, और जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल होगी और जितनी उसकी डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहां तक समझ लिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ कॉस्टलियर इट इज फॉर द फर्म टू फाइंड रिप्लेसमेंट। ये इसमें डिपेंड करता है कि फर्म के लिए कितना मुश्किल है उसे रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर। सपोज करो, मैं कोई एग्जांपल देता हूं, एक मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे ड्राइवर रखा हुआ है, मुझे लग रहा है, देखो ड्राइविंग कोई ज्यादा स्किल वाला काम तो नहीं है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से बहुत से लोग 80% लोग 90% लोग ड्राइविंग जानते हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 4 से 5 दिन में सीखा जा सकता है, ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आई बात समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ है और वो ढंग से काम नहीं कर रहा, वो एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रहा, या फिर वो मुझे गलत डाटा दिखाता है, वो मतलब मेरी लिए वो क्या कर रहा है, ठीक है, धोखाधड़ी का काम कर रहा है। आई बात समझ में? अगर वो किसी भी इंप्लॉयर को, ठीक है, धोखा देता है उसका वर्कर, और उसके काम में इतनी स्किल भी नहीं है, वो आराम से रिप्लेस कर देगा उसको। या फिर वो हाई डिमांड कर रहा है, किसी से डिमांड कर रहा है हाई प्राइस की, और मैं क्यों दूं हाई प्राइस, तू नहीं करेगा तो वो सस्ते में करके चला जाएगा। तो यही दिक्कत है कि लेबर्स को इतनी कम पैसों में काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लेबर्स जो है उनके लिए काम की डिमांड बहुत ज्यादा है, और बस वो काम की डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं कि बहुत सारे लेबर्स हैं मार्केट में, ठीक है, जो काम करने को तैयार हैं। ठीक है, अब इससे आगे एक दिक्कत क्या पैदा होती है कि और भाई तू इस रेट पे काम नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि दूसरा एम्प्लॉई है वो तेरे से कम में काम करके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो वो उसको हटा देगा। आई मेरी बात समझ में? तो हमने क्या यहाँ पे एक बात समझी, ये बात हमने समझी कि अगर मार्केट में आप जैसे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, यानी कि आप जैसे अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप एक हायर वेज रेट रखते हो तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो उससे कम में किसी और से वो काम करवा लेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं क्या समझा कि बार्गेनिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, पहला स्किल कितनी है आपके ऊपर, दूसरा जितनी ज्यादा स्किल होगी आप बार्गेन उतना अच्छे से कर पाओगे, दूसरी बात एक एम्प्लॉयर के लिए रिप्लेसमेंट कितना मुश्किल है, अगर रिप्लेसमेंट जितना ही मुश्किल होगा ना, आई बात समझ, आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी फॉर द एग्जिस्टिंग वर्कर। फिर आगे मैं क्या समझा, सेकेंडली बार्गेनिंग पावर ऑफ अ वर्कर आल्सो डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंटली ऑन द लेबर मार्केट कंडीशंस। वो डिपेंड करता है लेबर मार्केट कंडीशंस पे। आपने भी सुना होगा, हम एक चीज बोलते हैं मिनिमम वेज रेट, है ना, कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कम से कम इतने वेजेस तो एक एम्प्लॉय को देनी ही पड़ेगी, आप उससे कम में काम नहीं करवा सकते, जिससे वो अपनी क्या करे, बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाए अपनी और अपने फैमिली की। आई बात समझ? उसको हम बोलते हैं मिनिमम वेज रेट, ठीक है। लेकिन मैं उसको छोड़ दूं तो एक सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आजकल जॉब इतनी कम क्यों हो रही है, उसका एक मेन रीजन क्या है कि एक तो पहली बात जो लोग हैं वो काफी सस्ते में, एक तो पहली बात देखो, दो रीजंस हैं, एक तो मैं समझा रहा हूं, एक तो पहली बात जॉब बहुत कम हो चुकी है मार्केट के अंदर, वो कम क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी डेवलप करी है, चलो ठीक है, जो थोड़ी बहुत कम हुई, जॉब में कट रेट आया। दूसरा हमने क्या समझा कि सैलरी इतनी गिर क्यों हुई है, उसका एक मेन रीजन क्या है कि मार्केट में ना ऐसे लोग भी तैयार बैठे हैं जो उसी काम को उतनी ही एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, उससे कम प्राइस में कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर क्यों रखेगा ज्यादा प्राइस वाले व्यक्ति को, जिसको उससे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं रखेगा। वो ऐसे व्यक्ति को रखेगा जो कम प्राइस में उस काम को उतनी ही एफिशिएंट वे से कर सके। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक अकाउंटेंट है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, ठीक है, वो चार्ज कर रहा है सपोज करो 60,000 पर मंथ, लेकिन दूसरा अकाउंटेंट है जो सेम काम करेगा और सेम एफिशिएंट वे से करेगा, और वो थोड़ा यंग भी है तो ज्यादा काम भी कर सकता है, और वो लेकिन तैयार है कितने में काम करने को, 40,000 को। तो क्या कोई भी कंपनी इस बंदे को हायर करेगी, चाहे वो सीनियर ही क्यों ना हो, एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो? बहुत मुश्किल है, हो सकता है इसको हायर ना करे, इसको हायर करे, क्योंकि वो कम प्राइस में सेम काम, क्योंकि कंपनी का मतलब किस चीज से है, काम करने से, एम्प्लॉयर को किसी से मतलब है, काम करने से।
कि सही तरीके से काम करे, धोखाधड़ी ना करे, आई बात समझ में, एक फेयर तरीके से काम करे तो और कम सैलरी मिले तो वो इसको हायर करेगी। आई बात समझ में। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, दूसरा पॉइंट कि लेबर मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। तो यहां हमने क्या समझा कि मार्केट लेबर कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में वेज रेट क्या होगा। तो जैसे यहां पे देखो, लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितनी कम होगी, ठीक है, हायर विल बी द वर्कर्स टेंड टू गेन इन टर्म्स ऑफ देयर बार्गेनिंग पावर, यानी कि वेज रेट उतना ही हाई होगा मार्केट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया में लेबर्स को इतना कम पैसा क्यों मिलता है? अगर मैं इसे यूएसए से कंपेयर करूं, वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है, अमेरिका से कंपेयर करूं, यूके से कंपेयर करूं, यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे। इसका फर्क समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पहली बात तो वहां पे इतने लेबर्स है ही नहीं जो अनएम्प्लॉयड है। हमारे वहां क्या है, ज्यादातर जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, और जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो सोचते हैं कि चलो ज्यादा पैसा ना मिले, कम में मिल जाए, कम में काम कर लेता हूं। आई बात समझ में, यानी कि ना तो वो इतने ज्यादा स्किल्ड है, और स्किल्ड है भी तो उसके ऐसे और भी स्किल्ड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। आई बात समझ में, यानी कि स्किल्ड लोग की भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और अनस्किल्ड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो अब क्या होगा, कंपनी के पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को कहां से हायर करें, क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयड लोग कम हो गए हैं। अब किसी न किसी अनएम्प्लॉयड कोई लोगों को तो हायर करोगे आप, और जब कोई कंपनी किसी अनएम्प्लॉयड लोगों को हायर करेगी, अब उनके पास जो है ऑप्शंस कम हो गए हैं। जब ऑप्शन कम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वेज रेट क्या मांगेंगे, हाई हो जाएगा। अगर बात समझ में, मान लो सपोज करो पहले अगर मैं किसी एक वैकेंसी के लिए, सिंपल सी बात है, 10,000 ऑप्शंस थे, लेकिन अब जो है मतलब 10,000 ऑप्शंस है कंपनी के पास एक वैकेंसी को फिल करने के लिए, लेकिन अगर वो घट के 10 बच गई हैं सिर्फ, तो अब वो लोग आराम से बार्गेनिंग कर पाएंगे इजीली कि भाई हमें तो इतना पैसा दो, वरना हम आपके पास कंपनी में काम ही नहीं करेंगे। और ना ही कंपनी के पास इतने ऑप्शंस बच गए कि भाई तू नहीं तो कोई और आ जाएगा, ऐसा है ही नहीं अब, क्योंकि अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। आई बात समझ में। एक सिंपल सी बात है, यहां पे काम करता है डिमांड और सप्लाई। क्या काम करता है, डिमांड और सप्लाई। मैं आपको फिर से उसी के एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो मार्केट में जो है लेबर जो है वो क्या है, कम है, मतलब लेबर कम होगा तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर का जो प्राइस है यानी कि जो वेज रेट अपना भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब एक इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो मार्केट में लेबर जो है वो कम है, अब जब लेबर कम है, लेबर की जो डिमांड है वो कम है, लेबर की जो डिमांड है वो कम है और लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अब जो है कोई भी सोचेगा कि यार क्यों बेरोजगार रहूं, क्यों काम ना करूं, कहीं ना कहीं से कोई भी ऑप्शन से काम मिल जाए। तो इस केस में क्या होगा, वेज रेट भी गिर जाएगी, क्योंकि डिमांड क्या है, गिर चुकी है लेबर्स की, लेकिन लेबर बहुत ज्यादा है तो इनकी वेज रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि डिमांड हाई तो वेज रेट हाई, डिमांड कम तो वेज रेट कम। अगर समझ में, यहां भी लॉ ऑफ डिमांड ही काम करता है हमारा। अब आगे समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि हायर द वर्कर्स टेंड्स टू गेन इन टर्म्स ऑफ देयर बार्गेनिंग पावर इन फर्म इनकर देयर हायर रिप्लेसमेंट, क्योंकि फर्म को अब हायर रिप्लेसमेंट लगेगी, क्योंकि वर्कर्स क्या है मार्केट में कम हो चुके हैं, और जब वर्कर्स कम हो जाएंगे तो उसे रिप्लेस करने के ऑप्शंस कम हो चुके हैं, तो मार्केट को बहुत ज्यादा पैसा, मतलब एक कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एक दूसरे वर्कर्स को लेके आने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ देयर वर्कर्स। अब आगे समझते हैं दूसरा, एफिशिएंसी वेजेस का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो हमने कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस किया, उसे डिस्कस करते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किया, पहला कि जो काम है वो कैसा है, ठीक है, ज्यादा स्किल चाहिए या कम स्किल चाहिए, ज्यादा स्किल चाहिए ज्यादा पैसा मिलेगा, कम स्किल चाहिए कम पैसा मिलेगा। फिर हमने दूसरा पॉइंट ये समझा कि जो बार्गेनिंग पावर है वो डिपेंड करता है रिप्लेसमेंट पे भी। अगर किसी को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका जो डिमांड, जो इजीली रिप्लेस जब हम कर सकते हैं तो वर्कर की जो वेजेस क्या हो जाएगी, भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने ज्यादा वेजेस मांगी तो उसका मालिक उसे रिप्लेस कर देगा। तो अगर रिप्लेसमेंट जो रेट है वो कम है, ठीक है, तो वेज रेट भी कम होगा। आई बात समझ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो अगर कोई मालिक जो है किसी भी वर्कर को इजीली रिप्लेस कर सकता है तो सिंपल सी बात है वो उसे इजीली रिप्लेस कर सकता है, तो उसको वेज रेट कम ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसने वेज रेट बढ़ाने की कोशिश करी अपनी खुद की तो उसे वो रिप्लेस कर देगा। फिर हमने तीसरा पॉइंट समझा था, यहाँ पे क्या नाम है, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था लेबर मार्केट कंडीशंस। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, और यहाँ पे वही बात है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा तो जो वेज रेट है वो हाई होगा, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो वेज रेट उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी वेजेस का क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक है। वेजेस हायर देन रिजर्वेशन वेजेस नॉट ओनली द मेक्स अट्रैक्टिव फॉर वर्कर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है, इन द फर्म, unemployed in the firm, but also makes workers more productive with respect to their
वर्क। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड आएगा, मिसप्रिंटिंग है, थोड़ी सी ऐसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी एक मिनिमम वेज रेट से अच्छा वेज रेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय वहां पे काम करना पसंद करेगा, मतलब वो वहां पे काम करेगा क्योंकि उसे पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वेज रेट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। और सिर्फ वो काम ही नहीं करेगा, वो एक अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा, मोर प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्क। अभी बात समझ में। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी क्या बोलती है। एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी कुछ पॉइंट लिखे हैं वो समझते हैं। कंक्लूड दैट वेजेस डिपेंड ऑन बोथ द स्किल, तो वेजेस स्किल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास स्किल कैसी है, सेट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, एंड द लेबर मार्केट कंडीशंस। तो मैं तीन चीज देखी, स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्किल ज्यादा वेज रेट हाई, स्किल कम वेज रेट कम। अभी बात समझ में। उसके बाद क्या आता है, मार्केट स्किल ऑफ द सेट ऑफ द वर्कर्स एंड द लेबर मार्केट कंडीशंस। लेबर मार्केट कंडीशंस कैसी है, अगर आपका इजीली रिप्लेसमेंट अवेलेबल है तो आपका जो वेज रेट है वो कम मिलेगा। रिप्लेसमेंट नहीं है आपका, यानी कि आप एक ऐसे यूनिक पर्सन हो जिसके पास बहुत हाई स्किल्स हैं, रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है कंपनी जल्दी से, तो आपका वेज रेट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। 10 फर्म्स रिक्वायरिंग देयर स्किल सेट्स लाइक हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स pay more to their workers for them to stay with them longer period of time। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास हायर स्किल सेट्स है, स्किल सेट क्या है, हायर है, तो कंपनी उन्हें हाई पे करती है, किस चीज के लिए, उनके हायर स्किल्स के लिए, और इस बात के लिए भी कि हमारा एम्प्लॉय कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। आई बात समझ में। इसलिए उसे ज्यादा पेमेंट देता है ताकि वो उसी कंपनी को छोड़ के भी ना जाए, वरना सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं, हम सब एक बेटर ऑप्शन ले जाते हैं, हम सब एक बेटर ऑप्शन के लिए जाने जाते हैं, मतलब हमें पसंद आता है एक बेटर ऑप्शन चूज करना। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी एम्प्लॉय को अपने सेम स्किल के लिए कहीं 20,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसी स्किल के लिए कंपनी 40,000 रुपए दे रही है, तो वो उस बी ऑप्शन के पास चला जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एम्प्लॉयर को नुकसान हुआ। ऐसे ही एम्प्लॉयर्स भी ढूंढते हैं मेरे लिए बेटर ऑप्शन कि कैसे ये काम चीप से चीप रेट पे करवाया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, ठीक है, और सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था आज का हमारा, ठीक है, जिसे समझने में हो सकता है थोड़ा सी दिक्कत आई आपको, फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो नीचे बता देना, कोई भी सजेशन हो वो बता देना। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर। आई बात समझ में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं भाई, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।